आइए अब हम ऊर्ध्व तल में वृत्तीय गति के उदाहरण देखते हैं। ऊर्ध्व तल में वृत्तीय गति असमान वृत्तीय गति है क्योंकि इसके अलग अलग बिंदु पर चाल अलग अलग होती है। इस वृत्तीय गति के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण हैं, जिसमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं। पहला, सर्कस में जब मोटरसाइकिल चालक पिंजड़े की गोल दीवारों पर ऊर्ध्व तल में तेज गति से मोटरसाइकिल चलाता है तो दीवार की प्रतिक्रिया के रूप में उसे वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। यदि वह अपनी चाल कम कर लेगा तथा क्रांतिक चाल से कम हो जाएगा तो वह वृत्तीय गति नहीं कर सकेगा और नीचे गिर जाएगा। इसका दूसरा उदाहरण है, पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्ववृत्त में घुमाने पर उच्चतम स्थिति में बाल्टी के उल्टा हो जाने पर भी पानी नहीं गिरता। इस स्थिति में बाल्टी सहित पानी का भार वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, यानी बाल्टी सहित पानी का भार उसे अभिकेंद्र बल प्रदान करने में प्रयुक्त हो जाता है। यदि बाल्टी का वेग क्रांतिक वेग से कम होगा तो अभिकेंद्र बल का मान बाल्टी सहित पानी के भार से कम हो जाएगा, अतः बाल्टी और पानी दोनों नीचे गिर पड़ेंगे। आइए अब हम ऊर्ध्व वृत्तीय तल में वृत्तीय गति से संबंधित एक आंकिक प्रश्न देखते हैं। एक लड़का 40 सेंटीमीटर लंबी डोरी के सिरे पर 0.5 किलोग्राम का पत्थर बांधकर उसे ऊर्ध्व वृत्त में घुमाता है। वृत्त के निम्नतम बिंदु पर पत्थर की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड हो तो इस बिंदु पर डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में हमें डोरी की लंबाई जो है वह 40 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि आर जो है वह 40 सेंटीमीटर है, और अगर इसे हम मीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 40/100 यानी कि 0.4 मीटर, और इसे जो है वह 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घुमाया जा रहा है। तो V2 जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड, और जो पत्थर का द्रव्यमान M यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0.5 किलोग्राम। अब आप जानते हैं कि वृत्तीय पथ के निम्नतम बिंदु पर जो डोरी का तनाव होता है T2 वह होता है mg प्लस mv2² के बराबर होता है। तो आइए अब हम डोरी का तनाव ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर डोरी का तनाव T2 जो है वो हो जाएगा m इंटू जी। m देखिए यह है 0.5, तो 0.5, और g जो है आप जानते हैं g का मान गुरुत्वीय त्वरण है g यहाँ पर, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा g की जगह में 9.8 प्लस m का मान अभी आपने देखा 0.5 है, और V2 अभी हमने देखा V2 का मान जो है 3 है, तो V2² है, इसलिए यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा r। r का मान जो है वह है 0.4। तो अगर इसे अब हम हल करें तो हमें प्राप्त होगा 0.5 और 9.8 को मल्टीप्लाई अगर हम गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 4.9, और यहाँ देखिए 3 का वर्ग यानी हो गया 9, और 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45, और ये दशमलव है तो हो जाएगा 4.5। तो 4.5 बटा 0.4, तो ये हो जाएगा 4.9, और 4.5 में 0.4 को भाग करें तो हमें प्राप्त होगा 11.25, और इसे अब हम जोड़ते हैं तो डोरी का तनाव T2 जो है हमें मिलेगा 16.15 न्यूटन। इस प्रकार बिंदु पर जो डोरी का तनाव है वह 16.15 न्यूटन होगा। उदाहरण 2, एक पिंड चित्र के अनुसार
h ऊंचाई वाले तल के शीर्ष से छोड़ा जाता है। h ऊंचाई का न्यूनतम मान क्या होगा कि वो पूर्ण वृत्त बना सके। हल। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति के लिए वृत्तीय पथ के निम्नतम बिंदु B पर पिंड का वेग वर्गमूल 5rg होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार बिंदु A पर पिंड का स्थितिज ऊर्जा बराबर बिंदु B पर गतिज ऊर्जा, अर्थात mgh बराबर 1/2 mv² बराबर 1/2 m वर्गमूल 5gr का वर्ग बराबर 5/2 mgr या h बराबर 5/2 r इक्वल टू 2.5 r। वृत्तीय समतल सड़क पर कार की गति, मोशन ऑफ कार ऑन ए लेवल्ड सर्कुलर रोड। माना कि m द्रव्यमान की एक कार r त्रिज्या के वृत्तीय क्षैतिज समतल सड़क पर v वेग से गति कर रही है, तो कार पर लगने वाला बल निम्न होंगे। पहला, कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, जो कि पृथ्वी के अविलंब प्रतिक्रिया r से संतुलित होती है। दूसरा, अभिकेंद्र बल mv²/r जो कि वृत्तीय मार्ग के त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर कार्य करता है। यह अभिकेंद्र बल कार के टायर और सड़क पृष्ठ के मध्य घर्षण से प्राप्त होता है। वृत्तीय मार्ग पर कार दूर जाने का प्रयास करती है, अतः घर्षण बल वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर कार्य करती है। माना कि घर्षण बल F तथा स्थैतिक घर्षण गुणांक R है, तो F बराबर μr बराबर μmg। वृत्तीय सड़क को सुरक्षित पार करने के लिए यह आवश्यक है कि अभिकेंद्र बल को घर्षण बल के बराबर अथवा उससे कम होनी चाहिए, अर्थात mv²/r <= F या mv²/r <= μmg या v² <= μrg या v <= वर्गमूल μrg, अर्थात v बराबर वर्गमूल μrg। यही वृत्तीय क्षैतिज सड़क को सुरक्षित पार करने के लिए कार के अधिकतम वेग का सूत्र है। अतः v मैक्सिमम का मान म्यू तथा r के मान पर निर्भर करता है। प्रथम स्थिति, यदि कोई चालक कार को वर्गमूल μrg से अधिक वेग से चलाता है, तो उसे अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए घर्षण बल पर्याप्त नहीं होगा, अतः कार फिसल जाएगी। दूसरी स्थिति, बारिश के दिनों में सड़क के गीले हो जाने से अथवा सड़क पर ऑयल आदि गिरने से म्यू का मान कम हो जाता है, अतः इन परिस्थितियों में अधिकतम v बराबर वर्गमूल μrg का मान कम हो जाता है। अतः मोड़ को सुरक्षित पार करने के लिए कार को कुछ धीमा करना होगा। बंकित सड़क पर कार की गति। अभी हमने देखा कि वृत्तीय समतल सड़क को पार करते समय कार की चाल घर्षण गुणांक पर निर्भर करती है। यदि कार को अधिक चाल से पार करना चाहें तो टायर और सड़क के बीच घर्षण अधिक होनी चाहिए, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में टायर जल्दी खराब हो जाते हैं और कुछ स्थितियों में घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने में समर्थ नहीं होता है। इस कठिनाई से बचने के लिए मोड़ पर सड़क को थोड़ा सा ढलान देकर बनाया जाता है। आपने अनुभव भी किया होगा, देखा होगा रास्ते में। सड़क का बाहरी भाग अंदर के भाग की अपेक्षा थोड़ा सा ऊपर उठा होता है और इस प्रकार की सड़क को बंकित सड़क कहते हैं। बंकित सड़क पर कार की गति।
बंकित सड़क के बारे में भी आपने जाना कि बंकित सड़क में जो है सड़क जो है एक ओर थोड़ी दबी हुई होती है और दूसरी ओर थोड़ी ऊंची होती है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर सड़क का जो ढलान है उसका कोण थीटा है और वृत्तीय सड़क की त्रिज्या जो है वह आर है, चित्र में आप देख सकते हैं। और इस सड़क पर एम द्रव्यमान की एक कार जो है वह वी चाल से गतिमान है ना। इस स्थिति में वाहन पर जो बल कार्य करेंगे वो इस प्रकार से होंगे। जो पहला बल है देखिए वह वाहन का भार एम जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। दूसरा जो बल है हम जानते हैं एम जी नीचे की ओर कार्य कर रहा है तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल लगेगा, है ना। तो यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया आर जो है वह लग रहा है जो कि ढलान के लंबवत ऊपर की ओर है। और यहाँ पर एक बल तीसरा घर्षण बल कार्य कर रहा है ना। ये जो है ढलान के अनुदिश नीचे की ओर कार्य कर रही है जो घर्षण बल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वृत्तीय ढलान पर वाहन जो है वह बाहर की ओर खिसकने का प्रयास करता है, इसलिए जो घर्षण बल है वह अंदर की ओर लगेगी। चित्र में आप देख रहे हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया जो है वह ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर झुकी हुई है, इसलिए इसे हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, जिसमें पहला घटक है वह है आर कॉस थीटा, ये होगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और दूसरा घटक होगा इसका आर साइन थीटा क्षैतिज दिशा में। इसी प्रकार घर्षण बल F का भी हम वियोजन कर सकते हैं। इसका वियोजन इस प्रकार से होगा, पहला F साइन थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और दूसरा F कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में। अब यहाँ जो क्षैतिज घटक है आर साइन थीटा और F कॉस थीटा, ये दोनों सम्मिलित रूप से वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करते हैं। इस प्रकार आर साइन थीटा प्लस F कॉस थीटा जो है इसका मान अभिकेंद्र बल mv²/r के बराबर होगा। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को संतुलित करते हैं, इसलिए mg प्लस F साइन थीटा इक्वल टू R कॉस थीटा होगा। या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए R कॉस थीटा, ये F साइन थीटा को अगर हम पक्षांतर करें तो हो जाएगा R कॉस थीटा माइनस F साइन थीटा इक्वल टू mg। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं R कॉस थीटा माइनस F साइन थीटा इक्वल टू mg। इसे हम समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करते हैं तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, आर साइन थीटा प्लस F कॉस थीटा अपॉन R कॉस थीटा माइनस F साइन थीटा इक्वल टू mv²/r अपॉन mg। तो यहाँ पर देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा v²/rg। अब बाएं पक्ष के अंश और हर में cos थीटा का भाग देते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होगा, r साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस F कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन R कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस F साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू v²/rg। यहाँ पर हम अंश और हर दोनों में cos थीटा का भाग दे रहे हैं तो इससे जो है समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, r साइन थीटा अपन कॉस थीटा आप जानते हैं वो टेन थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा r टेन थीटा और यहाँ पर से कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ f। तो यहाँ पर हमें मिला r टेन थीटा प्लस f। इसी प्रकार से नीचे अपॉन r माइनस f टेन थीटा इक्वल टू v²/rg। अब r टेन थीटा, अब आप जानते हैं घर्षण के नियम से f जो है वह म्यू r के बराबर होता है, इसलिए अब हम यहाँ पर इस f की जगह में म्यू r लिखेंगे तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, r टेन थीटा प्लस म्यू r अपॉन r माइनस, ये f के जगह में हमने यहाँ पर म्यू r रखा तो r माइनस म्यू r टेन थीटा इक्वल टू v²/rg।
इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। या यहाँ v स्क्वायर है, अगर इसको हम v करें तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इसे हम समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समीकरण में द्रव्यमान वाला हिस्सा नहीं है, यानी m नहीं है, मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि द्रव्यमान जो है वह निर्भर यहाँ पर नहीं कर रहा है। अब यदि टायर और ज़मीन के मध्य घर्षण न्यूनतम हो, यानी कि म्यू का मान अगर 0 हो, तो इस समीकरण 3 से इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, ये म्यू की जगह में 0 हो जाएगा और ये 1 माइनस म्यू टेन थीटा, यानी ये 0, ये पद 0 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हमें मिलेगा सिर्फ टेन थीटा। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और यही किसी ढाल वाली सड़क पर सबसे उपयुक्त चाल है जिससे कोई वाहन गति कर सकती है। इस प्रकार आपने देखा बंकित सड़क से क्या क्या लाभ हो रहे हैं। यहाँ पर यह लाभ हो रहा है कि वाहन जो है वह फिसलने से बच जाते हैं, वाहन के टायरों को न्यूनतम नुकसान पहुँचता है और वाहन समतल वृत्तीय सड़क की तुलना में अधिक चाल से गति कर सकते हैं।